खैर हम वोखा पहुंचे। वोखा पहुंच के वेलकम मिला, अपने अपने रोज में चले गए। और अगले दिन सीईओ साहब का इंटरव्यू था, तो सीईओ साहब ने जाते ही बोला कि मेजर आलोक, नाउ यू कम टू मदर अर्थ, यू आर फॉरगेट अबाउट अमरकोर। आप अमरकोर को भूल जाओ और अभी आप एक इन्फेंट्री, क्या आप इन्फेंट्री प्लस सोल्जर हो। हाँ सर, इन्फेंट्री प्लस क्या होता है? हाँ, कहता है इन्फेंट्री प्लस होता है कि इन्फेंट्री की बटालियन में 4 राइफल कंपनी होती हैं और असम राइफल में 6 राइफल कंपनी होती है। जो इन्फेंट्री बटालियन की नफरी होती है करीब 800 की, असम राइफल की नफरी बटालियन की 1534 होती है। ओह वाह। ऑलमोस्ट डबल ऑफ इन्फेंट्री बटालियन। तो फिर उन्होंने ब्रीफ किया, आलोक देखो, नाउ यू आर बैक टू बेसिक्स। मतलब जो आपका पेट्रोलिंग, एम्बुश, आरओपीस, रेड, ये आपका अभी ब्रेड एंड बटर है, आप इसके ऊपर अभी फोकस करना है। करेक्ट। तो मैंने ठीक है सर, तो नाउ यू आर अपॉइंटेड एज ए चार्ली कंपनी कमांडर एंड यू गो अप, देयर इज ए पोस्ट अबाउट 5 किलोमीटर अवे एंड यू विल बी अलोंग इन कम्युनिकेशन विद द बटालियन हेडक्वार्टर। तो उसके बाद वहां जैसे ही गए तो वहां पे आपको पता ना, कंपनी जो असम राइफल कंपनी होती है उसमें कोई ऑफिसर नहीं होता, यू आर ओनली सिंगल ऑफिसर। और जो 2IC होता है वो आपका सूबेदार में, या आपका जो सूबेदार होते हैं कंपनी, जो सीनियर जेसी होते हैं, वही आपके वो तो ऐसी टू है। आई सी होते हैं। जी जी। तो सीईओ को ब्रीफिंग के बाद उन्होंने बोला कि अभी आपका आपका 2IC ब्रीफिंग करेगा, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट देन माई ब्रीफिंग। तो टोल असम राइफल वोखा में पिछले 40 साल से वहीं पे लोकेटेड थी, मतलब पहले असम राइफल मूव नहीं करती थी, एक ही जगह पे रहती थी। तो सूबेदार साहब ने पहला सबसे सवाल वो किया कि सर, सबसे पहले हैव फेथ इन गॉड, मतलब भगवान के ऊपर पूरा विश्वास करते हैं। हम जब पेट्रोल के लिए जाते हैं पहले भगवान की पूजा करते हैं और आके पूजा करते हैं। मैंने कहा ठीक है साहब। कहता दूसरा साहब, इंसर्जेंसी 1947 से चल रही है, आप अपने 2 साल के टेन्योर में इसको खत्म नहीं कर सकते। तो मैंने कहा ठीक है साहब। कहता साहब मतलब कि एक्स्ट्रा जोश यहाँ पे, हाँ, कि आप बैलेंस रहो, यहाँ पे एक्स्ट्रा जोश का रिक्वायरमेंट नहीं है, मतलब इस टाइम टू। और तीसरा बोला उसने, तीसरा जवाब बोला कि साहब बिल्कुल हम आपके साथ हैं, आपको जहां भी जाना है, हम मैप यहाँ इस्तेमाल नहीं करते, हमको इलाके की चप्पे चप्पे की जानकारी है। और चौथा उन्होंने बोला कि साहब यहाँ पे चर्च जो है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब चर्च का रोल नागालैंड में, पीपल लिसन टू द पेस्टर ऑफ द। कहते हैं साहब इनके साथ हमको चर्च के साथ में बहुत अच्छा रिलेशन पे रहना है, क्योंकि चर्च का जो भी हुक्म होता है, चर्च जो भी बोलता है, उसको जनरल पब्लिक विलेजर्स वो उसको सुनते हैं। हाँ, तो सूबेदार साहब की ब्रीफिंग आई लिसन टू हिम। उसके बाद तो वही अपना चलता रहा, पेट्रोलिंग, कन्वॉइंग कमांडर, वो मैंने अपने को धीरे धीरे एस्टैब्लिश किया, अपने को आर्मर्ड फोर्स से टोटल इन्वेंट्री में ढाल लिया। बिल्कुल। फिर चार्ली कंपनी कमांडर के बहुत अच्छे रिजल्ट से हमने एरिया पूरा डोमिनेटेड किया। वहां पे देओंग नदी है, देओंग नदी के पास एक नया डैम बन रहा था, एनपीसीसी का, नॉर्थ ईस्ट पावर कॉर्पोरेशन ने एक नया वहां पे डैम का प्लान बनाया और डैम का कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया। तो उसके पास इनका इंसर्जेंट्स का बहुत आना जाना होता था। तो उन्होंने बोला कि एक नई पोस्ट खोलो, वी विल एस्टैब्लिश द पोस्ट विद इन नेक्स्ट 48 आवर्स। और मैंने नई पोस्ट एस्टैब्लिश की जंगल के बीच, और हमने एरिया डोमिनेशन देओंग नदी का शुरू कर दिया जहाँ पे वो डैम बन रहा है। ये धीरे धीरे जब स्टैब्लिश हो गए तो सीओ को हमारे पर पूरा फेथ हो गया, 2 इयर्स टेन्योर भी होने वाला था तकरीबन। मुझे फिर बटालियन में वापस बुलवा लिया गया। कहता नाउ यू नो एरिया वेरी वेल, आप अब मेरे साथ रहो एंड कोई, आई विल बी ओनली लॉन्च यू फॉर स्पेशल ऑपरेशंस। तो एकदम जब डेओंग प्रोजेक्ट का जब शुरू हुआ तो वहां पे इंसर्जेंट्स की मूवमेंट बहुत बढ़ गई। और वहां पे क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह आने लगे, वहां पे एब्जॉर्प्शन ऑफ मनी, टैक्सेशन कलेक्शन उन लोगों ने, एनएससीएन ने शुरू किया। उसके बाद 1980s में ये फिर एनएससीएन का राइज हुआ। तो इसके बाद ये क्या हुआ कि देओंग के ऊपर जब प्रोजेक्ट शुरू हो गया तो दे इंडक्टेड सीआईएसएफ, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स का एक यूनिट वहां पे इंडक्ट हुआ। के बाद हथियार नहीं होते थे, तो नागालैंड में हथियार ना होना सबसे सेफ है आपका। जिस दिन आपके पास हथियार आ गए, यू आर द टारगेट ऑफ द इंसर्जेंट्स। हाँ। और वो हमेशा पे कलेक्शन के लिए आते थे 31 अक्टूबर हमारे पास। तो वहां पे पे जो आती थी बाई B-17 आती थी वोखा में, और इनकी एक दो गाड़ियां आती थी सीआईएसएफ की, और वहां से अपना पे कलेक्ट करके वापस चले जाया करते थे अगले दिन या उसी दिन। अगर आरओपीज लगी तो सेम डे, नहीं तो नेक्स्ट डे उनको जाना होता। और देओंग से वोखा की दूरी करीब करीब 25 किलोमीटर की थी, और पूरे गहरा जंगल के बीच में से ये जाया करते थे।
और हमारी दोनों तरफ पोस्ट थी। एक 20 किलोमीटर आगे, करीब 30 किलोमीटर आगे सैनिस में पोस्ट थी, और एक पोस्ट हमारी यहाँ पे थी, वोखा में तो थे ही और याकूब में भी। तो ये जब आए तो हमने इनको बताया भी कि नए नए वेपन्स आए, तो शायद इंसर्जेंट्स को उसकी खबर मिल गई या जो भी था, कैसे उनको कि अब इनके पास नए वेपन्स आए हैं उनको। तो जैसे ही ये कन्वॉय उनका आया सुबह, थोड़ा Mi-17 लेट हो गया, और आरओपीज वगैरह थी हमारी, तो करीब 1-1:30 बजे 2 बजे हमने विड्रॉ करी। तो इन्होंने पे जब कलेक्ट कर ली, तो फिर मैंने इनको बोला कि आप अभी आज नहीं जाना है, आज आरओपीज नहीं है, आप अभी कैंप में रुक जाइए, कल जाना, जब आरओपीज हम अर्ली मॉर्निंग लगा दें तब आप वापिस जाना, आप रहिए, आपका अकोमोडेशन खाने वाने का बंदोबस्त हम कर देते। तो हम उधर करीब 1-1:30 बजा होगा, तो बात करते करते मेरे को पता लगा कि साहब वो तो सीआई साहब का कन्वॉय तो निकल गया। अरे मैंने कहा यार ये कैसे हो सकता है कि हमने आरओपीज लगाई नहीं और हाँ। सीआई से चली गई, भगवान, मैं आई वाज प्रेइंग टू गॉड कि ये अभी ठीक ठाक निकल dangerous. जाए। और इट वाज अ वेरी रिस्की अफेयर। जैसे मैंने आपको बोला कि Yeah. हमें वी शुड फॉलो द एसओपीज। करेक्ट। आपको सुबह आपको पता है कि पूरी ओपीज, रोड ओपनिंग पार्टीज निकलती हैं, एरिया क्लियर करती हैं, डोमिनेट करती हैं, कन्वॉयज जब निकल जाते हैं या जब वापस आ जाते हैं, देन द आरओपीज आर विड्रॉन बाय आफ्टरनून। करेक्ट। और नागालैंड में आपको एक चीज और है, बिकॉज वी आर नॉर्थ ईस्ट, तो वहां पे 2 बजे के बाद, 2-3 बजे के बाद अंधेरा होना शुरू हो जाता है। तो हमने बोला आप ये आगे मत जाइए। वो कहते हैं नहीं सर, हमें आज जाना है, रात को पहुंचना जरूरी है। वो निकल गए बस। वहां में ऑफिस में बैठा था करीब 2 बजे की तरफ, वहां पे पहाड़ों के बीच में से हैवी फायरिंग की आवाज शुरू हुई, और करीब 15-20 मिनट फायरिंग चली। ओह। तो मुझे इंट्यूशन हो गया कि ये कुछ ना कुछ सीआईएसएफ वालों को इन्होंने, हाँ, इमीडिएटली रिपोर्टेड टू याकुम पोस्ट, जो कि वहां से करीब 25 किलोमीटर थी। हमने सीओ को रिकमेंड किया कि मैंने सर कुछ ना कुछ हो गया है और ये बहुत फायरिंग की आवाज आ रही है। तो सीओ ने कहा ओके लोग इमीडिएटली लॉन्च ऑपरेशंस। वो भी एकदम एकदम से भी एम्बुश साइट पे जाना थोड़ा खतरनाक होता है। और जब हम वहां पहुंचे तो मतलब मैं आपको वो बयान नहीं कर सकता कि जो मैंने जिंदगी में ऐसा सीन देखा कि मतलब मेरा भी दिल हिल गया है। तो खैर उसके बारे में मैं बाद में करेंगे कि वो सारा जो कमोनों को जो मेरे साथ बैठ के जिन्होंने चाय पी थी वो अभी इस दुनिया में नहीं रहे, और बहुत हैवी कैजुअलिटीज। और सबसे खतरनाक बात ये हुई कि उनके जो हथियार थे वो भी, आपको पता ही है जब एम्बुश होता है तो कैसे होता है। और वो जो ग्रुप थे, एनएससी का जो ग्रुप था उसने एम्बुश किया, और वो सारे के सारे बस। इसके बाद तो न्यूज फैलनी शुरू हुई कि हमारे एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में एम्बुश हो गया। तो उसके बाद तो फिर जो हमारा ऑपरेशन शुरू हुआ, हम इमीडिएटली निकल गए। सीओ ने बोला अब तो हम इसको कुछ नहीं है इसके ऊपर, हमें इमीडिएटली चारों कंपनी से कॉलम निकले। मैंने अपना एडजुटेंट का हैंड ओवर चार्ज किया हमने क्वार्टर मास्टर को। हमने अपने AK-47 उठाई। एक कंपनी में करीब 4 होती थी, बाकी SLR कार्बाइन से होती थी। तो इमीडिएटली कहता आलोक आइए, फुल फेथ इन यू, प्लीज गो अहेड। इमीडिएटली हम वहां से चल दिए। अभी कंपनी से 4 कॉलम जंगलों में हम घूमते रहे, और कोई इंटेलिजेंस नहीं थी कहाँ एकदम उनका मूवमेंट रातों रात वो कहाँ से कहाँ निकल जाते हैं, उसका पूरा पब्लिक सपोर्ट होता है जैसे आपको पता है। बिल्कुल। फिर ऑपरेशन 1 दिसंबर की शाम को शुरू हुआ, 2 दिसंबर, 3 दिसंबर, 4 दिसंबर, 5 दिन पूरे जंगल में हम लोग स्प्रेड आउट हो गए, घूमते रहे। और बिल्कुल सबने अपनी आशा छोड़ दी कि अभी कुछ नहीं होगा, अभी वो तो जो एमबीए अपनी नई लोकेशन पे पहुंच चुके हैं। तो मैंने कहा नहीं सर, अभी कुछ ना कुछ तो करना है, ऐसे तो होगा नहीं। अपना जितनी हम कोशिश कर सकते हैं कोशिश करते हैं सर। तो सारे राशन हमारे खत्म हो गए, हमें दोबारा हेलीकॉप्टर से राशन भेज दिए गए, म्यूल से राशन आ गए कि आप कंटिन्यू ऑपरेशन करो। 6 दिसंबर को करीब 1 बजे करीब हम लोग अपना भी लंच के लिए रिवर बेड के ऊपर वहां पे एक छोटा सा गांव है लोटसू, वहां पे हम लोगों ने रुके कि अभी थोड़ा होल्ड करते हैं। और तो मैंने कहा यार मुझे कुछ लग रहा है इस समय पहाड़ के इधर की तरफ है, मुझे इस बार सर्च करके आने दो। कहते सर अभी क्या जाना, अभी तो वो हो गया 12-1 बज गए। कहते नहीं, मैंने कहा एक कॉलम मैंने लिया, तो वहां पे मेजर वेल पावर थे 9 मद्रास के, तो नेबरिंग कंपनी कमांडर होते थे। तो कहते सर आप अकेले नहीं जाओगे, मैं आपके साथ चलूंगा। मैं भी अपना कॉलम, हमने 20-20 आदमी हमारे ट्रुप्स थे, 2 कॉलम हम लेके उस पहाड़ों की तरफ जो छोटसू के ऊपर गहरा जंगल था वहां निकल। करीब हम अभी समय हो गया, करीब 1 बज गया था, 1-1:30 बजा था। और तभी हम जब ऊपर जाने लगे तो हम करीब 1-1.5 घंटा जंगल में ऊपर पहाड़ों पे जा रहे हैं। गहरा जंगल है, बिल्कुल बांस का जंगल होता है, अंडरग्रोथ बहुत है। तो हमें कुछ 1-2 आदमी वहां से भागते हुए नजर आए। हमने उनको पकड़ा और उनको पूछा कि भाई तुम कहाँ से आ रहे हो। कहते नहीं सर, हम जंगल में वैसे ही चिड़िया मारने गए थे, या उनके पास दाऊ थी और खाली उनके पास हथियार कुछ नहीं था। और लोकल कहते हम लोटसू के हैं, तो और हम इधर से ऊपर वो शिकार के लिए गए थे, वो चिड़िया विड़िया और करके हम अपना गाँव वापस जा रहे हैं। मैंने कहा नहीं, कुछ ना कुछ इसमें है, शक है।
मैंने ये इस टाइम आ रहे हैं जबकि उस टाइम गांव में पूरा हाजिर है, ये दो आदमी यहाँ क्या कर रहे हैं। हाँ। तो उनको काफी पूछताछ की तो बुरी तरह से कांपने लगे। तो हम्म। फिर हमने कहा कि कुछ ना कुछ अभी है। तो मैंने कहा चल विर्क आप अपना थोड़ा सा कॉलम, हम लोग अभी साथ ही बात कर रहे थे, तो मैंने कहा विर्क यार अभी हमको अलग अलग हो जाना चाहिए क्योंकि ये कुछ लग रहा है, कुछ कंफ्यूजन है, कुछ होने वाला है। कहता सर ठीक है। मैंने कहा तू पीछे का कॉलम संभाल ले, ये ना हो कि एक्सचेंज ऑफ फायर में हम आपस में एक दूसरे को फायर करें। हाँ। कह रहा है जनरल में आप पीछे का कॉलम संभालो एंड गो टू योर लोकेशन, आई एम गोइंग अहेड विद द स्काउट्स एंड आगे का जो हेड ऑफ द कॉलम मैं संभालता हूँ, पहले उसका पीछे का तुम अपना कॉलम उसको रिजर्व कॉलम के तौर पर रहना, अगर कुछ होता है तो यू गिव फुल फायर सपोर्ट। राइट। कहता ठीक है। और जैसे ये 2 बजे के करीब ऊपर गए तो वहां से तो 3 तरफ से ऑटोमेटिक फायर खुल गया, धड़ाधड़ पेड़ कट कट के गिरने लगे हमारे ऊपर 3 तरफ से उनका। तो एक्सीडेंटली वी हैव हिट ए NSC and IM कैंप, आई सी। लाइव कैंप, एंड देयर वाज लॉट ऑफ साउंड कमिंग एंड वी आल्सो, जब फायरिंग शुरू हुई चारों तरफ से, तो हमारा जो स्काउट नंबर 2, नंबर 1 2 3 स्काउट्स था, नंबर 3 स्काउट्स और के जो आके AK-47 का बस लगा और वो वहीं गिर ओ। और उसको हैवी ब्लीडिंग शुरू हो गई। अभी हमने कहा अभी तो लड़ाई शुरू नहीं हुई और पहले ही हमारा कैजुअलिटी हो गई, अभी क्या किया जाए। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा विर्क को मैंने बोला कि जल्दी से 2 आदमी आगे भेज, इसको बैकआउट कर और पीछे का फायर कंट्रोल करो कि यो ना हो तो हमारे ऊपर ही फायर करे हो है। तो आप फायर कंट्रोल करो, हम आगे के लिए वी आर गोइंग फॉर द रेड। हम्म। और इमीडिएटली हमने अपने जो भी वो आगे का कॉलम था उसको थोड़ा स्प्रेड आउट किया और लिटरली वी वेंट टू द ग्राउंड एंड क्रॉल करते करते धीरे धीरे हम आगे बढ़ते रहे। हमारे ऊपर से लगातार गोलियों की फायर होता आई रहा सी। और पेड़ कट कट के बैम्बूज होते हैं जो कट कट के हमारे ऊपर गिरते रहे। गिरते हैं। अब धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे, चलते रहे और लगातार फायर 3 तरफ से ऑटोमेटिक फायर आ रहा है। और अब आप इतना भी नहीं था, आप खड़े होने की भी जगह नहीं थी। अब मैंने पीछे बोला मोटर ग्रुप को, आप बोला कि मोटर फायर करें। कहते साहब मोटर कैसे फायर करें, मोटर फायर करेंगे तो गोला जो उसका इतना सॉफ्ट होता है कि वो बिल्कुल पेड़ों का जब तक क्लियरेंस ना हो तो आप फायर करो तो गोला आपके ऊपर ही फट जाएगा। मतलब इट इज, इफ द क्लियरेंस इज नॉट देयर बिकॉज इट नॉट गोज देयर। अप करेक्ट। एंड, तो फिर वो मोटर फायर में भी बड़ा मुश्किल हो गया। तो हम धीरे धीरे दो आके जो स्काउट चार चार करके क्रॉल करते करते कैंप में हमने एंटर किया और आखिरी की लड़ाई मुठभेड़ में हुई। वहां के करीब कम से कम उसमें 25 या 30 उसमें इंसर्जेंट से जो कि भाग चुके थे उसमें से आधे ज्यादा तो निकल गए थे। जो हमें सामने आमने जो उनकी रियर पार्टी जो उनको सपोर्ट दे रही थी उनके साथ हमारी मुठभेड़ हुई। 4 इंसर्जेंट्स मारे गए और 4 उनको सीवियरली इंजर्ड हुए, जो हमने उनको बाद में कम टू देयर इंजरीज। वहां से बहुत एम्यूनिशन वगैरह उनका वो अभी तो हमें बाद में पता लगा एक भूगोती बटालियन का हेडक्वार्टर्स था, वो हमने रेड किया था, जिसने ये सारा ये एम्बुश वगैरह CISM एम्बुश किया था और वो लोग उस एरिया में बहुत डोमिनेट कर रहे थे। तो वो अभी 6 दिसंबर को ये ऑपरेशन हुआ, हमने ये कैंप को बर्बाद किया। और वहां मुझे ने चर्च, वहाँ चर्च की लेआउट इसकी इतनी अच्छी थी कैंप की कि वहां पे बहुत सुंदर हट्स बने हुए, करीब 150 बाई 150 का एरिया था, जैसे वॉलीबॉल कोर्ट था, वहां पे क्वार्टर गार्ड था, वहां पे अच्छा। लेडीज के कैंपस अलग थे, जेंट्स के अलग थे, आई सी। पीछे से पानी का पॉइंट था, लंगर चल रहा था, खाना बन रहा था। मतलब इट वाज ए फुल फ्लैश ब्यूटीफुली लोकेटेड एंड चारों तरफ उसके पंजी लगी हुई थी। पंजी मतलब व्हेन यू गो ऑन ग्राउंड तो पंजी आपकी बॉडी में घुस जाती थी। और मतलब पंजीज आप होती है ये बम्बू को काट के छोटा छोटा शार्प, तो इवन क्रॉल भी कर रहे हो तो क्रॉल भी करती है तो वो आपकी बॉडी में पंजीज आप। तो फिर हम धीरे धीरे कैंप में एंटर किया, उस कैंप को डिस्ट्रॉय किया, उनके इंसर्जेंट्स को किया, लेकिन उसमें से करीब जो 25-30 तो इंसर्जेंट्स भाग गए। पीछे क्लिफ था, क्लिफ से कूद के वो अपने इतना हार्ड क्लिफ था, वो वहां से अपने जंप करके वहां से निकल गए। और ये करीब कैंप को हमने डिस्ट्रॉय किया। वहां पे मुझे चर्च के अंदर गया, मैंने ऑफर प्रेयर की है कि मैंने भगवान जो भी है, गॉड इज गॉड, एंड वहां मुझे एक बाइबल मिली जो मेरे पास अभी भी है। वो आई आप सी। देखिए, ओह। वो मैंने अभी भी इसको रखा हुआ है वेरी और नाइस। मैं इसको अभी भी प्रे करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो वेरी ये नाइस। एक छोटी सी स्टोरी थी। उसके बाद 3 दिन और ऑपरेशन चला। 9 दिसंबर को हमने दूसरा कैंप रेड किया, वो भी तकरीबन तकरीबन लास्ट मोमेंट में रेड हुआ तो ज्यादातर इंसर्जेंट निकल चुके थे और वो एरिया धीरे धीरे इंसर्जेंट से क्लियर हो गया और मेरा भी करीब 6 महीने बाद टेन्योर खत्म हो गया और मैं वापस अपना रेजिमेंट में टेन्योर खत्म करके पूरा वापस आ। ब्यूटीफुल। बहुत दिलचस्प जर्नी रही आपकी, फ्रॉम बीइंग आर्मर्ड कोर ऑफिसर बिकम इन्फेंट्री ऑफिसर, एंड वो भी जैसे आपके वो सीओ साहब ने बताया इन्फेंट्री प्लस के बटालियन में आपने नौकरी की, एंड आपको तो अडेप्ट करना पड़ा। सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स कि इसमें सीख काफी कुछ है, लॉट ऑफ टेक अवेज आर देयर। टेक अवेज तो सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि जो भी आपको सिचुएशन के हिसाब से आपको अडेप्ट कर लेना चाहिए।
अगर सीआई ऑप्स की एसओपीज है, स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, उसको पालना उनको जरूरी है। आपको वॉयलेट नहीं करना है। दूसरा सबसे सेफ आपका है कि यू ट्रेवल ऑन फुट, आप गाड़ियों का इस्तेमाल ना करें और जमीन के ऊपर हाँ मूवमेंट करें। और तीसरा है कि आपके जो पब्लिक है, जो आपके चर्च के साथ जहां तक हो सके आप अपने वहां के जो उनके कस्टम्स ट्रेडिशंस को रेस्पेक्ट करें, उनके लेडीज फुल रेस्पेक्ट दें, उनके ओल्ड मैन है जो वहां पे क्या होता है डीबीज, दुभाषियाज और गांव बूढ़ाज होते हैं, वो सबसे रेस्पेक्टेड होते हैं, उनको आप इज्जत दें, मीट द पीपल, उनके साथ अच्छा रहो। तो बहुत बहुत धन्यवाद कर्नल आलोक, आपका बहुत दिलचस्प नरेशन किया आपने इस कथा का। और हम चाहते हैं कि आप बार बार आए हमारे प्रोग्राम पे और ऐसी दिलचस्प कहानियां हमारे दर्शकों को सुनाएं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक आपका यू। और आपकी चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू। जय हिंद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट।